हम लोग लुसेंट का पेज नंबर 1 बायोलॉजी का पेज नंबर 1 देख लिए थे। अब हम लोग पेज नंबर 2 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। होमो उस वंश का नाम है जिसका एक जाति सेपियंस है। बोलते हैं ना होमो सेपियंस लीन, तो होमो हो गया वंश और सेपियंस हो गया जाति और लीन हो गया एक साइंटिस्ट जो जिसने खोज किया है या फिर नाम किया उसका नाम। तो लीन वास्तव में लीनियस शब्द लीनियस का संक्षिप्त वर्ड है लीन, जिसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है लिनियस ने। आइए अब आगे पढ़ते हैं इस सारणी को। मनुष्य होमो का मनुष्य का है, मेढक का है, बिल्ली का है, कुत्ता का है, गाय का है, हाउस फ्लाई का यानी कि मक्खी का है। तो मनुष्य के बोलते हैं होमो सेपियंस, मेढक को राना टिग्रीना, बिल्ली को फेलस डोमेस्टिका, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस, और गाय को बॉस इंडिकस, मक्खी को मूसा डोमेस्टिका। चलिए इसके अब आगे मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, धान यानी कि राइस का ओरजा सेटिवा, गेहूं का टिटिकम एस्टिवम, मटर का पीजम सेटिवम, चना का सीजर एरिटेनम, सरसों यानी कि मस्टर्ड का ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस। चलिए याद करते हैं कैसे कैसे इस सारणी को याद करेंगे। चलिए होमोसेपियंस का सबको पता है, होमोसेपियंस। मेढक का राना टिग्रीना सबको पता है। कैट का फेलिस मतलब फैमिलियर कैट हर जगह फैमिलियर है, मतलब हर घर में पाया जाता है कैट बिल्ली, तो इसको फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस और बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को कैनिस फैमिलियरिस, गाय को बॉस इंडिकस, मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका, और मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका सबको जानता है। धान का ओरजा सेटिवा, गेहूं का टेटिकम एस्टिवम, मटर का पीजम सेटिवम, चना का सीजर एरिटिनम, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस। कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं अब दूसरा नंबर कोशिका विज्ञान। इसमें सबसे ज़्यादा है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 में पुरकिंजे ने क्या किया था, नामकरण किया था। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का नाम कौन किया था, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। नामकरण पुरकिंजे, कब, 1839 नामकरण किया था पुरकिंजे। और इसका खोज किया था डुजार्डीन। यह एक तरल गाढ़ा, यह क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक तरल गाढ़ा रंगहीन और पारभासी और लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी में होती है, यानी कि जीव का जो भी सारी मतलब जैविक क्रिया होता है सब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य में होता है। इसलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। अब जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वह कोशिका, यह कोशिका में केंद्रक व झिल्ली के बीच रहता है, यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में साइटोप्लाज्म रहता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों से मिलकर बनता है हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है। जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 76% और सबसे कम होता है नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है, यानी कि जीव द्रव्य किसको कहते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो खोज किया था डुजार्डीन, लेकिन नामकरण किया था किसने, पुरकिंजे। कब किया था, 1839 ईस्वी में। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले यानी कि जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है जो कि वहाँ कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो केंद्रक के अंदर जो रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जल होता है, और इसमें 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर होता है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। और जीव द्रव्य का कार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें कि कार्बन हो और कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन न हो। तो कार्बन नहीं है जीव द्रव्य में, ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो कि अकार्बनिक ज़्यादा होता है और कार्बनिक कम होता है। तो वही अनुपात पूछा है। तो अकार्बनिक 81, अकार्बनिक 19, तो 81:19, 81:19, 81:19, 81:19। अब ये
सेल जीवन के सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सेल जो होता है जीवन का सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1865 ईस्वी में किया था, इन्होंने कॉर्क के कोशिकाओं की खोज की। सबसे पहले कॉर्क के कोशिकाओं का खोज किया था 1665 में। किसने किया था सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका शब्द का प्रयोग। एंटोनी लेवन हुक ने 1674 ईस्वी में, ठीक 9 साल बाद, 1674 ईस्वी सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। जो कॉर्क था, जो कॉर्क का कोशिका सबसे पहले खोज किया था किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। उसमें मृत कोशिका था, लेकिन जीवित कोशिका का सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 ईस्वी में। किसने किया था? तो एंटन वान लेवन हुक ने किया था। अब इस सारणी को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का औसत संगठन, कुल कोशिकाओं का भार का प्रतिशत। जल जो होता है वो कोशिका, किसी भी कोशिका में सबसे ज़्यादा जल होता है 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयन 1%। अब आइए इसमें बढ़ते हैं। शैवाल स्पैरोगैरा पहली जीवित कोशिका है। पहली जीवित कोशिका का नाम शैवाल स्पैरोगैरा। पहली जीवित कोशिका शैवाल स्पैरोगैरा। पहले जीवित कोशिका शैवाल स्पैरोगैरा, जिसे लिवन हुक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका शैवाल स्पैरोगैरा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। सबसे पहले जीवित कोशिका था शैवाल स्पैरोगैरा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु यानी कि सबसे छोटी कौन था? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम सबसे छोटा, और सबसे पहला जीवित कोशिका था स्पैरोगैरा। शैवाल स्पैरोगैरा सबसे पहली जीवित कोशिका था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी हो गया किसका? तो तंत्रिका तंत्र का। सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे यानी कि ऑस्ट्रिच एग के कोशिका होती है। और लंबा पूछे तो तंत्रिका तंत्र का कोशिका, और सबसे बड़ा पूछे तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में, 1838 या 39 दोनों कहीं विदिता कहीं 1838 1839 में क्या किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 1839 में। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। भले ही कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने 1838 1839 में दिया, लेकिन यह बताने में असफल रहे हैं कि ये कोशिकाएं का निर्माण कैसे होता है, ये बताने में असफल रहे। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था, यानी कि पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 1838 1839 स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दे दिया, लेकिन यह बताने में असक्षम रहे कि कोशिका कैसे निर्माण होता है। लेकिन बाद में 1855 में जाके, यानी कि 1838 1839 के बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक आते हैं और वो यह बताते हैं कि स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होता है। यह सबसे पहले किसने बताया कि कोशिका विभाजित होता है? तो रुडोल्फ विर्चो 1855 में। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं का विभाजन से होता है, यानी कि नए कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सभी जीव कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें इस प्रकार है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाओं पूर्व स्थित कोशिकाओं का निर्मित होती है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव के हैं सब कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, मतलब सेल या फिर सेल के ही कोई अंग से मिलकर बने होते हैं सभी जीव। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व में जो स्थित जो हमारा सेल है उसी से मिलकर बना होता है नया कोशिका। सभी कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे क्रिएटर अभिकर्ता कहते हैं। यानी कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक मुख्य क्रिएटर कहते हैं। केंद्रक या फिर केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या फिर क्रिएटर कहते हैं किस कोशिकाओं का निर्माण जिस क्रिया से होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिकाएं जीवाणु नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्म एवं प्लूरा न्यूमोनिया समजीव PPLO में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, ये कोशिकाएं जीवाणु नील हरित शैवाल माइकोप्लाज्म एवं प्लूरा न्यूमोनिया समजीव PPLO में मिलते हैं।
इसका मूलभूत संगठन आकार एवं कार्य की विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं भीती होती हैं, कोशिका भीती होती हैं, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, जिसमें एक कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, जिसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न, अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होती है। जिमोनिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, एकल गुणसूत्र और गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों में को प्लाज्मिड कहते हैं। इन डीएनए वृत्तों को जो सर्कल होते हैं उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाएं में एक जटिल रासायनिक कोशिका अवकरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोलाइसिस यानी कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिकाएं आवरण मिलता है और दृढ़तापूर्वक बंधन बनाकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोलाइसिस, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भीति एवं जीवद्रव झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है। यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। ग्लाइकोलाइसिस विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की मोटाई भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है, जिसे अवपंक परत कहते हैं। वह दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है, जिसे संपुटिका यानी कि कैप्सूल कहते हैं। मोटी और कठोर जो होता है उसको संपुटिका, इंग्लिश में कैप्सूल को हिंदी में संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। संपुटिका कोशिका भीति कोशिकाओं के आकार के निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव झिल्लिका प्रकृति में अर्ध प्रगम में होती है। जीवद्रव क्या होता है? जीवद्रव जो झिल्लिका होता है, झिल्लिका, वो प्रकृति में अर्ध प्रगम में होता है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होता है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण में संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। यानी कि इसमें सेमी परमेबल कहने का मतलब ये है कि बाहर का चीज़ अंदर और अंदर का चीज़ बाहर जाने में ये सक्षम है। जो चीज़ जो सेल के लिए उपयोगी है वो अंदर से बाहर ला सकता है, और जो चीज़ सेल के लिए दुरुपयोगी है वो अंदर से बाहर भेज देता है। ये सेल मेम्ब्रेन का एक खासियत होता है। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीवद्रव झिल्ली की कोशिकाओं में फैलाव से बनती है, जो मीजोजोम कहते हैं, जिसे मीजोजोम यानी कि जो द्रव्य झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है, जो उसे मीजोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व उसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णिका लवक कहते हैं, जिसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। वर्णिका लवक में वर्णक भी पाए जाते हैं और जीवद्रव कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति, अगर वो चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु जो कशाभिका होता है वो 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश और आधारवीय शरीर। तंतु
कशाभिका का सबसे बड़ा अंग है। कशाभिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है तंतु। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।